नमस्कार दोस्तों, किस्से का हिस्सा सीजन 2 में आपका फिर से स्वागत है। आज जो किस्सा हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं उस किस्से का नाम है बाजार सीताराम। तो चलिए सुनिए ये किस्सा और बनिए इस किस्से का हिस्सा। नागौरी हलवा, बेड़मी पूरी, गाजर का हलवा, छोले भटूरे, चाट, जब भी हम ये सब बातें करते हैं तो ऐसा लगता है किसी दुकान की बात हो रही है जहाँ पर ये सब सामान मिलता है। दिल्ली में स्थित या यूं कहें पुरानी दिल्ली में स्थित सीताराम बाजार इन सब चीज़ों के लिए खासा मशहूर है। तंग सी गलियां बहुत सारी हैं यहाँ, लेकिन बहुत खुले दिल के लोग भी रहते हैं। 80 के दशक की बात है। कुसुम रैना जी सीताराम बाजार में रहती थी। कुल मिला के एक भरा पूरा परिवार था जहाँ 3 भाई रहते थे। कुसुम रैना जी उनमें से एक भाई की पत्नी थी। जैसा कि मैंने आपको कहा, सीताराम बाजार छोटी छोटी गलियों की एक भूल भुलैया है, लेकिन जो लोग पुरानी दिल्ली में रहते हैं वो पुरानी दिल्ली को कभी भूल नहीं पाते। यहाँ तक कि कुसुम रैना जी के परिवार के भी बाकी लोग अब सीताराम बाजार छोड़ अलग अलग जगहों, अलग अलग शहरों में बस गए हैं, लेकिन सीताराम बाजार और वो पुराना घर आज भी उनके दिल में है। आज हम जो फाइन डाइनिंग की बात करते हैं या अपने आप को फूड या वाइन कॉनेसर कहते हैं, तो इसलिए भी कहते हैं कि जी हाँ, हमें जायके का पूरा अनुमान रहता है। लेकिन हम आपको बता दें कि पुरानी दिल्ली का कोई भी शख्स किसी भी फूड कॉर्नर को रन फॉर मनी दे सकता है। यहाँ चाहे वो बेड़मी पूरी की बात हो, नागौरी हलवे की बात हो, चाट हो या कोई दूसरा व्यंजन, पुरानी दिल्ली का हर शख्स अपने स्वाद को और उस दुकान के स्वाद को बेखूबी जानता है जहाँ ये सब चीज़ें मिला करती हैं, और वो इन सब चीज़ों को लेके काफ़ी पर्टिकुलर भी रहते हैं। आप किसी दूसरी दुकान से वो चीज़ ले आइए और एक ही बार में एक ही बाइट लेके वो झट से बता देंगे कि देखिए साहब, ये स्वाद उस स्वाद से अलग है। तो जैसा मैंने आपको बताया, 1980 के दशक की बात है और कुसुम रैना जी कहती हैं कि सीताराम बाजार की चहल पहल जो है वो घर में ही शामिल ना हो, घर से बाहर भी रहा करती थी। पूरा का पूरा मोहल्ला एक परिवार की तरह हुआ करता था। एक साथ सब बच्चे छतों पर खेलते, गलियों में दौड़ते फिरते, और घर के बाकी सदस्य अगर बोर हुआ करते तो बस खिड़की खोलिए और गली में इधर उधर जा रहे लोगों से बातचीत का सिलसिला शुरू कर दीजिए। और फिर अगर 3 भाइयों का परिवार एक साथ घर में रहता है तो वैसे ही और किसी की जरूरत रह भी नहीं जाती। बड़ा सा मकान था पुराना, ऊंची ऊंची छतें और छतों से लटकते हुए पंखे और रोशनदान। कुल मिलाकर सीताराम बाजार की जो जिंदगी थी बहुत ही दिलचस्प हुआ करती थी। उस समय ना तो स्विगी और जोमेटो जैसी सर्विसेज भी अवेलेबल थी, तो अक्सर घर के बच्चे या बड़े स्विगी और जोमेटो हुआ करते थे। सुबह सुबह उन्हें हिदायत दी जाती थी कि जाइए हौज काजी से जाकर पेड़ में पूड़ी ले आइए और देखिएगा गाजर का अचार जो है उसमें ज़्यादा होना चाहिए। और फिर अब जा ही रहे हैं तो नई सड़क से हलवा भी पकड़ लीजिए और ज़रा जल्दी लाइएगा, क्योंकि अगर देर हो गई तो शायद ये सारा सामान ख़त्म ही ना हो जाए। और बड़े बुजुर्गों की ताकीद पर बच्चे या घर के दूसरे सदस्य ये काम हंस के किया भी करते थे। तो क्योंकि आज शनिवार का दिन था, कुसुम रैना जी ने सोचा कि क्योंकि बच्चे आज स्कूल से जल्दी आ जाएंगे तो चलिए तब तक कुछ व्यंजन मंगवा लिए जाए, खुद भी उनका लुत्फ उठाया जाए और फिर जब बच्चे आए तो उन्हें भी वही सब खिलाया जाए। कुसुम रैना जी के लड़के का नाम मनीष है। मनीष को प्यार से घर में मनु कहते हैं। मनु उस दिन जब स्कूल से वापस आया तो आते ही मनु ने कहा कि उसे
प्रगति मैदान स्थित ट्रेड फेयर जाने का मन है। देखिए, अक्सर स्कूल में जब आप अपने सहपाठियों से मिलते हैं, बाकी दोस्तों से मिलते हैं, तो इस तरह की चर्चाएं हो जाया करती हैं। और फिर स्कूल में जब मनीष को लगा कि सब बच्चे ट्रेड फेयर जा चुके हैं और वही रह गए हैं, तो मनीष ने आते ही घर में माँ से मनुहार करनी शुरू की कि मैं भी ट्रेड फेयर जाना चाहता हूँ। ट्रेड फेयर में जाने का मन मनु का इसलिए भी था कि उन दिनों ट्रेड फेयर में बहुत सी फ्रीबीज भी मिला करती थी। आप जिस स्टॉल पर भी जाइए, वहाँ कोई पेन, कोई कॉपी, कोई पैम्फलेट, इस तरह की चीज़ मिल जाती थी। और फिर बच्चे उन सब चीज़ों को जमा कर अपने साथ अगले दिन स्कूल ले जाते थे और बाकी दोस्तों पर रोब झाड़ने का अच्छा मौका मिल जाता था। मनु घर पहुंचा और मनु ने जिद पकड़ ली कि वो ट्रेड फेयर जाएगा। जानकारी जुटाई गई तो मालूम हुआ कि ट्रेड फेयर का कल आखिरी दिन है। मनु ने समझदारी दिखाते हुए माँ बाप से ये भी कहा कि देखिए, अगर हम कल जाएंगे तो ज़्यादा भीड़ मिलेगी, क्योंकि कल प्रदर्शनी का आखिरी दिन है। ऐसे में बेहतर ये होगा कि हम आज ही चलें, और अगर अभी घर से निकलेंगे तो शाम होने से पहले हम ट्रेड फेयर पहुंच जाएंगे। प्रगति मैदान सीताराम बाजार से कुल 40 या 45 मिनट की दूरी पर है। ऐसे में हम झट से प्रदर्शनी देख वापस आ सकते हैं। और चूंकि सैटरडे को मनु का आधा स्कूल हुआ करता था, आधे दिन के बाद छुट्टी हो जाया करती थी, इसलिए मनु समय पर घर पहुंच चुका था। तो ऐसे में कुसुम रैना जी ने मनु की बात सुनी और सोचा कि हाँ, देखिए, मनु अक्सर जिद किसी चीज़ को लेकर करता नहीं है। ऐसे में अगर प्रदर्शनी देखने का मनु का मन है तो चलिए चला जाए और देखा जाए कि प्रदर्शनी किस तरह की है। और इस तरह की प्रदर्शनियों में बच्चे खुश हो जाते हैं और जानकारी भी कुछ मिल जाती है। तो प्रोग्राम बना और तय हुआ कि मनु को साथ ले कुसुम रैना जी और उनके हस्बैंड प्रदर्शनी पे जाएंगे। मनु ने झट से नागौरी हलवे, बेड़मी पूड़ी का स्वाद उठाया और प्रतीक्षा करने लगा कि कब वो घर से चले और प्रदर्शनी में पहुंचे। सीताराम बाजार, जैसे कि मैंने आपको बताया, छोटी छोटी गलियों का जमावड़ा तो है ही, मोहल्ले के लोग आपस में खूब घुल मिल कर रहते हैं। तो मनु ने दौड़ते भागते आसपास के सभी लोगों, अपने बाकी रिश्तेदारों को बताया कि देखिए, मैं तो प्रदर्शनी देखने जा रहा हूँ। तो इस पर वही सवाल जवाब शुरू हुए। लोगों ने भी सोचा कि चलिए पता किया जाए कि प्रदर्शनी किस तरह से है, किस किस दिन है, ताकि वो भी प्रदर्शनी में जाए। और प्रदर्शनी में जाने की चर्चा सीताराम बाजार के उस मोहल्ले में जल्दी से फैल गई। जब आप इन छोटे छोटे मोहल्लों में रहते हैं, और ख़ास तौर पर दिल्ली 6 या पुरानी दिल्ली के इन मोहल्लों में रहते हैं, तो यहाँ की खान पान के अलावा बहुत सी दूसरी चीज़ें भी मशहूर हैं। क्या आपने कभी ये देखा है कि बैल को सजा आपके भविष्य बताने के लिए बहुत से लोग सड़कों पर बैल के साथ निकलते हैं? पुरानी दिल्ली सीताराम बाजार में ये एक आम बात थी। अक्सर आपको सजे धजे नंदी बैल दिख जाएंगे और उसके आसपास आतुर लोगों की भीड़ भी। सब अपने अपने प्रश्न लिए नंदी बैल की गर्दन के हिलने के इंतजार में रहा करते थे। अक्सर मनु को भी वो नंदी बैल दिखाई देता था। जैसे ही घर से बाहर निकले, किसी न किसी गली में वो नंदी बैल मिल जाया करता था और मनु को उसे देखना अच्छा भी लगता था। हर बार अलग वेशभूषा में सजा धजा वो नंदी बैल बहुत बढ़िया प्रतीत होता था। कहीं ना कहीं वो नंदी बैल को देखना और रोज उससे मिलना भी मनु का एक क्रम हो चला था। इसके अलावा गली से होते हुए अपने घर पहुंचने तक ना जाने कितने ही लोग उसके चाचा या मामा भी हुआ करते थे। हर एक का अभिवादन कर परस्पर संबंध बनाते हुए घर पहुंचना होता था। ऐसे में
वो गलियां कभी भी मनु को बहुत लंबी लगी नहीं। ऐसा लगा कि एक बार सीताराम बाजार में आप एंटर हो गए तो फिर बस घर पहुंच गए। तो जैसे ही मनु, कुसुम रैना जी और उनके हस्बैंड प्रदर्शनी में जाने को तैयार हुए, उन्होंने अपना स्कूटर स्टार्ट किया। आसपास की छतों से भी लोगों ने उनकी तरफ देखना शुरू कर दिया, मानो वो प्रदर्शनी नहीं किसी जंग पर जा रहे हैं। मनु को स्कूटर पर बिठा पति पत्नी दोनों प्रदर्शनी के लिए प्रगति मैदान की ओर चले। सीताराम बाजार से बाहर निकलकर आप दरियागंज जाते हैं, गोलचा सिनेमा के पास से गुजरते हुए फिर आप ITO पहुंचते हैं और ITO के साथ लगकर प्रगति मैदान है जहां पर प्रदर्शनी लगा करती थी। हालांकि ट्रेड फेयर का रूप और स्वरूप अब काफ़ी बदल गया है और एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल एग्जीबिशन के रूप में अब इसे जाना जाता है, लेकिन ये वो समय था जब प्रगति मैदान में प्रदर्शनी लगने का क्रम शुरू ही हुआ था। कुल मिलाकर 3 या 4 साल हुए थे इस प्रदर्शनी को लगे। जैसा कि अब हमें मालूम है कि हर साल ये प्रदर्शनी लगती है और लगातार लोगों के आने जाने के नंबर में इजाफा होता जा रहा है। खैर, तब भी ये साल में एक ही बार लगती थी और अनुपात में उस समय भी भीड़ काफ़ी हुआ करती थी। स्कूटर पर सवार हुए, रोमांच से भरा हुआ मनु माँ बाप के साथ प्रगति मैदान पहुंचा। आशा के विपरीत टिकट विंडो पे आज उतनी भीड़ थी नहीं। शायद बहुत से लोग या तो सुबह या फिर शाम को थोड़ी देर में आकर प्रदर्शनी का लुत्फ उठाना चाहते हैं। ऐसे में टिकट विंडो पर भीड़ ना देख सबको बहुत अच्छा लगा। फटाफट टिकट ली गई और प्रदर्शनी के अंदर एंटर हो गई सब लोग। एक एक कर स्टॉल्स पर जा वहाँ की चीज़ों का लुत्फ उठा। ये सब लोग बहुत रोमांचित हो रहे थे। प्रदर्शनी में उस समय स्टॉल्स के अलावा बच्चों के लिए बहुत तरह की दूसरी चीज़ें भी हुआ करती थी। जायंट व्हील से लेके तरह तरह के खेल कूद के अवसर मिला करते थे बच्चों को इस तरह की प्रदर्शनी। मनु बहुत इम्प्रेस हो सब चीज़ों का लुत्फ उठा रहा था, बहुत खुश था कि देखिए आज मैं प्रदर्शनी में आ गया हूँ और कल स्कूल जाकर मैं इसके बारे में सबको बताऊँगा। जिस स्टॉल पर फ्रीबीज इकट्ठा करने का मौका मिला मनु ने वो भी नहीं चूका। अभी ये लोग एक पंडाल से निकल दूसरे पंडाल की ओर जा रहे थे कि मनु के कानों में किसी की आवाज़ पड़ी। मनु ने मुड़कर देखा तो जायंट व्हील के पास उसके स्कूल के या उसकी क्लास के कुछ बच्चे उसे पुकार रहे हैं। मनु को अपने स्कूलमेट्स को देखकर प्रदर्शनी में बहुत मज़ा आया। मनु दौड़कर उनके पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि देखो अभी हमारी जायंट व्हील की बारी आने वाली है, तो क्यों ना तुम भी हमारे साथ जायंट व्हील पर बैठो। तो ऐसे में मनु झट से कुसुम जी के पास आया और उसने कहा कि मैं भी अपने सहपाठियों के साथ जायंट व्हील की सैर पर जाना चाहता हूँ या सवारी करना चाहता हूँ। और जैसा कि मैंने बताया मनु ज़्यादा ज़िद्दी था नहीं, तो कुसुम रैना जी को लगा कि देखिए बच्चे का मन है तो ऐसा किया जाए कि जायंट व्हील पर इसके सहपाठियों के साथ इसे छोड़ हम तब तक दूसरे स्टॉल घूम लेते हैं। इतनी देर में जायंट व्हील पर मनु को सवारी करने का सपना भी पूरा हो जाएगा और फिर उसे लेकर हम बाकी के स्टॉल्स पर चलेंगे। एहतियात के तौर पर, क्योंकि इस तरह की प्रदर्शनियों में माँ बाप अपने बच्चों को लेकर काफ़ी सजग रहते हैं, और जैसे ही प्रदर्शनी ग्राउंड्स में पहुँचे तो कुसुम रैना जी ने मनीष को काफ़ी हिदायतें भी दे डाली थी कि तुम मेरा हाथ मत छोड़ना, इधर उधर मत भागना, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। तो उन्हें लगा कि इस तरह जायंट व्हील पर अकेले मनु को उसके सहपाठियों के साथ छोड़ना शायद बहुत समझदारी का काम तो है नहीं, पर चूंकि अब मनु जिद कर रहा है और मनु का मन है तो थोड़ी एहतियात बरतनी है।
ऐसा सोच कुसुम रैना जी उस जायंट व्हील के संचालक के पास पहुंची और उन्होंने उनसे कहा कि देखिए, ये जो लाइन में लगे हैं कुछ बच्चे, इनमें मेरा बेटा मनु भी है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इनकी बारी कब तक आ जाएगी। ऐसे में मैं इसे यहाँ छोड़ बाकी स्टॉल घूम लेती हूँ और फिर आकर मनु को यहीं से ले लूँ। तो जायंट व्हील के साथ बैठे आदमी ने कहा कि देखिए, अभी तो 2-3 राउंड के बाद ही इनकी बारी आएगी और कुल मिलाकर ऐसा करने में आपको 45 से 1 घंटा आराम से लग जाएगा। तो आप निश्चिंत हो जा सकती हैं और करीबन 45 से 1 घंटे के बाद आप आएँ तो तब तक ये फारिग हो चुके होंगे। कुसुम रैना जी ने मनु से पूछा कि देखो, तुम 1 घंटा रुककर यहाँ पर जायंट व्हील की सवारी करना चाहते हो या हमारे साथ दूसरी स्टॉल्स पर जाना चाहते हो, दूसरे पंडालों में घूमना चाहते हो। तो जिस पर मनु ने कहा, नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ यहीं पर रुक जायंट व्हील का मजा लेना चाहता हूँ। तो मनु को वहीं छोड़ कुसुम रैना जी और उनके हस्बैंड दूसरे स्टॉल्स की ओर चल पड़े। प्रदर्शनी में अच्छी खासी भीड़ रहा करती है, तो ऐसे में एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल जा, एक पंडाल से दूसरे पंडाल घूम, समय का अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर फिर भी क्योंकि कुसुम रैना जी को चिंता थी मनु को लेकर, तो वो लगभग 1 घंटे के बाद उसी जगह पर वापस पहुंच गई जहां पर जायंट व्हील लगा हुआ था। जायंट व्हील पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि जिस तरफ से एग्जिट है, एक तरफ से लोग चढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ से उतर रहे हैं। तो जिस तरफ से लोग उतर कर खड़े हैं वहां पर मनु या मनु के दूसरे सहपाठी नहीं है। ऐसे में कुसुम रैना जी ने सोचा कि शायद वो अभी जायंट व्हील पर है, तो उन्होंने जायंट व्हील की तरफ नज़र दौड़ाई। हालांकि जायंट व्हील के सभी कोनों को वो देख नहीं पा रही थी, तो वहीं खड़ी हो इंतज़ार करने लगी कि जायंट व्हील पर जो अभी चक्र चल रहा है वो खत्म हो तो पता लगे कि इसमें मनु और उसके साथी हैं या नहीं। कुछ समय के बाद जायंट व्हील रुका। जायंट व्हील पर बैठी सवारियां एक एक कर उतरने लगी। मनु और मनु के सहपाठी उस जायंट व्हील में नहीं थे।